नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं धीरेन्द्र पुंडीर आपके साथ चंबल की उन तमाम घटनाओं पर बातचीत करने के लिए जो आज भले इतिहास बन गई हों, लेकिन किस्सों के तौर पर वो आज भी ज़िंदा हैं। उन कहानियों में कितनी कहानियाँ हैं, कितने किस्से हैं, ये भी मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इतिहास के उन पन्नों को विद रेफरेंस आपको दे सकूँ, यानी उस तरह की चीज़ें जो इतिहास में दर्ज हैं वाकई, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोगों ने इन पूरी किस्से और कहानियों को किस तरह से एक दूसरे में गड़बड़ कर दिया कि उनमें सच कहीं दिखता नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ आज कोशिश करूंगा। लेकिन आज कहानी एक ऐसी जो चंबल में अनूठी कहानी थी। चंबल की उन बीहड़ों में भी वो एकदम पहला एक उस तरह का कहें कि पहली इस तरह की मुलाकात थी कि जब चंबल के बीहड़ों में कोई बागी मूंछ वाला नहीं बल्कि एक बागी औरत थी। इस बार कहानी करेंगे पुतली बाई की। मैं शुरुआत करता हूं। इस बार मैं शुरू में आपको उसके रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों का कहना है वो थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। लेकिन उस किस्से को जैसे मैंने लिखा उसको मैं शुरू करता हूं। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी दिखाऊंगा। हो सकता है हर बार कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इसको देखना चाहते हैं उनको ये शायद एक अलग बोझिल नहीं लगता होगा। तो मैं सिर्फ इसको एक अलग तरीके से एक एंगल देते हुए ये स्टोरी शुरू करता हूँ कि चंबल की घाटियों में मूंछों का ताव और मर्दानगी की ऐंठन बागियों की जान और शान रही है। बीहड़ों में चलना, घूमना, रात दिन इन गारों में सोना, जागना किसी आम इंसान की बस के लिए सज़ा से कम नहीं है। डाकू बनकर इनको अपनी पनाह गाना बनाना तो और भी मुश्किल काम है। बंदूक से गोली और ज़ुबान से गाली, दोनों चंबल में मर्दानगी की निशानी है। ऐसे में 50 के दशक तक कोई ये आदमी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कोई महिला इन बीहड़ों में बंदूक थाम सकती है, और न सिर्फ बंदूक थाम सकती है बल्कि डाकू बनकर चंबल की इन घाटियों में खौफ और आतंक का नाम भी बन सकती है। लेकिन चंबल की कहानी में भी चंबल नदी की तरह ही बहुत सारे मोड़ आते हैं। इस बार चंबल की कहानी में जिसका ट्विस्ट है वो बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट को भी मात देता है। चलिए, पुतली बाई, चंबल के बीहड़ों की पहली महिला डकैत। लेकिन एक महिला डकैत के चंबल की मलिका बनने का सफ़र भी आपको अलग लगेगा। ये सफ़र भी अजीब सफ़र है जो किसी फसाने से कम नहीं। किस्सा ऐसा कि हर पल सांस रुक जाए और लगे कि शायद पुतली की कहानी यहीं रुक जाएगी, लेकिन कहानी तो चलती जाती है। तबले की थाप पर थिरकने वाली पुतली बाई गोलियों की आवाज़ पर कह कहे लगाने से नहीं चूकी। दोनों हाथ से गोलियां चलाने वाली पुतली बाई का एक हाथ पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हुआ तो उसको कटवाने में भी पुतली ने देर नहीं की। लेकिन हाथ नहीं रहा तो पुतली का हौसला नहीं रहा, ऐसी बात नहीं बल्कि और बढ़ गया। पुतली एक हाथ से गोलियों की बौछार कर पुलिस की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करती और बाकायदा गालियां देकर उनके साथ आखिरी तक उस एनकाउंटर में डाकुओं के साथ बनी रहती, जब तक कि डाकू उस मैदान को ना छोड़ें या फिर पुलिस को पीछे ना हटना पड़े। चंबल में बदन में लोच, गले में गमक और बिजली सी थिरकन, यही पहचान थी पुतली बाई की। चंबल में बीहड़ों में उतरने के पहले पुतली बाई का सफ़र जो एक नाचने गाने वाली से शुरू हुआ और पहुंच गया चंबल को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली पुतली बाई तक। घुंघरू बांध बांध कर नाच गाने की महफिलों की रौनक थी पुतली बाई। चंबल के बागियों से उसका कोई लेना देना नहीं था। चंबल के बागियों का उसूल था उस वक्त तक कि किसी औरत को गैंग में जगह नहीं दी। गैंग में नाच गाने की महफिलें जुड़ती थी हर ऐसे बड़े मसले पर। जब भी कोई बड़ा जश्न होता था तो उसमें उस तरह की नाचने गाने वाली महिलाएं बुलाई जाती थी। लेकिन जैसे महफिल ख़त्म तो नाचने वाली से रिश्ता भी ख़त्म। पुतली बाई के नाच गाने की शोहरत दूर दूर तक थी और इसी शोहरत ने तैयार कर दिया पुतली बाई का चंबल से रिश्ता। लेकिन ये रिश्ता दिल का रिश्ता भी था। ये दिल का रिश्ता था, दूर हुई चंबल से तो दर्द का रिश्ता बना और फिर वापस बंदूक से रिश्ता बन गया। ये रिश्ता जब ही टूटा जब पुतली बाई से उसकी सांसों का रिश्ता छूटा। पुतली बाई के लिए चंबल जीने का जरिया रहा तो मौत का बिस्तर भी चंबल बनी। कभी चंबल के गीतों से गुंजाने वाली गोलियों की गूंज में ही खो गई। पुतली की कहानी चंबल की कहानी का एक अमिट हिस्सा बन गई। कौन थी ये पुतली, कहाँ से आई और कैसे चली गई पुतली? चंबल के बीहड़ों की एक ऐसी कहानी है जिसको चंबल आज भी शौक से सुनाती है। गांव बरबई, ये नाम शायद आपको कभी सुनाई नहीं दिया होगा, आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन
ये बात मुझे उसी वक्त पता चली, मैं भी उसी वक्त सुना कि इस गांव का रिश्ता हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास के साथ भी है। और उनके वो तराने जो हर हिंदुस्तानी ने गाए हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गांव भी यही बरबई था। लेकिन मैं एक किस्सा अपना बताता हूँ इस कहानी से अलग। जब मैं उसके गांव जा रहा था, पुतली बाई के गांव को खोजता हुआ बरबई गांव पूछ रहा था, तो कोई लोग शायद वहाँ बता नहीं पाते थे, चूँकि गांव अलग अलग, छोटा सा गांव अलग गांव। तो बहुत सारे लोगों से पूछता था बरबई कहाँ है, तो पूछते थे कौन सा गांव, तो फिर मैं कहता था कौन क्या, तो पुतली बाई का गांव। यानी लोगों ने बरबई का गांव पुतली बाई के नाम से था। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद पुतली बाई वहाँ फेमस होगी। जैसे ही मैं गांव के अंदर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि अचानक एक बहुत बड़ा पार्क है और उस पार्क के बीच में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की वही तस्वीर जो हमेशा अक्सर हम देखते हैं वो है। तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई शायद प्रोग्राम हुआ होगा या इस वजह से हुआ होगा, तो पता चला कि नहीं, ये अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का गांव है, जिसको ये इससे बड़ा शायद दुर्भाग्य क्या होगा कि कोई शख्स उस गांव के बाहर ये नहीं जानता कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गांव बरबई है। हाँ, तमाम लोग ये ज़रूर जानते हैं कि पुतली की बरबई, यानी ये गांव पुतली बाई के नाम से मशहूर है। चंबल की शायद यही किस्सों की कहानियाँ हैं जो अभी तक चलती हैं, मुझे लगता है। खैर, हम पंडित पुतली बाई की तलाश करते करते गांव बरबई, तहसील अम्बा, जिला मुरैना, ये चंबल के बीच में बसा हुआ गांव में घुसते ही मैंने आपको बताया एक पार्क है। और लेकिन बिस्मिल की कहानी फिर कभी। आज चंबल की रानी पुतली बाई की कहानी। पुतली बाई का घर, उस जगह पर जाएंगे तो वो टूटा हुआ एक घर आपको दिखाई देगा। उसमें उस घर को देखेंगे तो दीवारें आपको बता देंगी 70 साल पहले का ये घर आज भी किसी का इंतज़ार करता हुआ दिखता है। घर के अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। अगर आप घर में जाएंगे तो सिर्फ उसमें एक दरवाज़ा है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो ताला शायद कभी 70 साल पहले, जब वो घर से 20-50 साल पहले जब वो बेचा गया होगा, तब का ताला है। घर की छतें नहीं हैं, घर की दीवारें टूट गई हैं। एक दीवार है जिसमें जंगला है और जंगले में एक टूटे हुए दिए वहाँ रखे थे, जिनको देखकर मुझे लगा शायद मैंने कुछ लिखा था, तो उसको उसी तरह पढ़ देता हूँ कि किसी ने इस घर को कभी ख़रीदा तो कभी किसी ने, लेकिन जो रह गया वो उसमें इंतज़ार जैसा दिखता है। वो है घुंघरू की आवाज़ का इंतज़ार कि कब महफिल सजेगी और कब तबले की थाप बजेगी और इस घर के आंगन में असगरी बाई की आवाज़ और पुतली बाई का नाच एक बार फिर से जवान हो जाएगा। पुतली बाई के घर के कई हिस्से हो चुके हैं। इसके पुतली के भाई परिवार इस घर को कई हिस्सों में बेचकर गांव से जा चुका है, लेकिन बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी ताक पर आज भी कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं। वो दिए जिनकी रोशनी में पुतली का नाच दिखता था, वो दिए जो पुतली की मरने के बाद एक बार बुझे तो फिर कभी जले ही नहीं, आज भी ताक पर रखे हुए किसी का इंतजार कर रहे हो। टूटे हुए जंगलों से झांकने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि एक दरवाज़ा और जंगला जिसकी निगहबानी कर रहे हैं। घर तो कभी का उजड़ गया था। पुतली की छोटी बेटी तन्नो, पुतली की एक बेटी तन्नो जब एक बार इस गांव से गई तो फिर वापस नहीं लौटी। खैर, अब हम शुरू करते हैं कि ये पुतली बाई के घर से उसकी कहानी। पुतली बाई की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। पुतली बाई की माँ का नाम था असगरी बाई, जाति से बेड़नी, काम नाच गाना। असगरी बाई ने की 2 बेटियाँ, जिसमें से एक पुतली थी। पुतली बाई को बचपन से ही असगरी बाई ने नाचना गाना सिखाया। असगरी बाई के बारे में कहा जाता है कि जब वो बहुत जवान थी, बहुत खूबसूरत थी, और वहीं से वो ही खूबसूरती उनकी बेटी को मिली थी। पुतली बाई और उसकी बहन तारा ने अपना नाच गाना यहीं से शुरू किया। कुछ दिन में चूँकि पुतली की आवाज़ और पुतली का गला उस पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। बहुत छोटी 12 साल की उम्र से जब उसका ये गाना और वो शुरू हुआ तो वो उसको लगने लगा कि यहाँ जो लोग आने जुटने लगे, तो पुतली बाई की माँ को लग गया कि ये गांव पुतली के लिए छोटा है। लिहाजा असगरी बाई उसको लेकर आगरा के एक कोठे पर चली आई। आगरा के इलाके में एक कोठा, जगह का नाम भी है, किताबों में है, वो मैं अगर आप कहेंगे तो उसको भी पढ़ूंगा, लेकिन लगता है कि शायद उससे फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप उसको पूरा ख़त्म करने के बाद किताबों का जिक्र कीजिए। तो वो उस शहर में पुतली बाई का नाच गाना शुरू हो गया। इसी शहर के बसई इलाके में ये जगह थी। नाच गाना, पुतली की आवाज़ और नृत्य ने लोगों पर जादू कर दिया। किस्सा यही है कि आगरा में असगरी बाई का कोठा सबसे मशहूर कोठा बन गया। महफिलों की रौनक बढ़ती गई। पुतली बाई की शोहरत के साथ ही असगरी बाई की दौलत भी बढ़ती गई। पुतली बाई की आवाज़ के चर्चे आगरा के साथ लखनऊ, कानपुर, दूसरे बड़े शहरों तक जाने लगे। पुतली बाई को देखने के लिए लोग आने लगे। इसी बीच पुतली बाई ने अपने नाचने गाने की कला के बीच में एक और चीज़ सीख ली, और वो थी होली और
मोहबा के आला उदल के गीत गाना। आला के गीत इस इलाके में जो है जैसे ज़िंदगी का हिस्सा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आला वहाँ बहुत चाव से गाई जाती है। उस वक्त जब बरसात के इलाकों में, तमाम इलाकों में अलहत वो आला गाते हैं, लोग आज भी जुटते हैं। भले ही टीवी ने उनकी ज़िंदगी में इसको थोड़ा रिप्लेस कर दिया हो, लेकिन आज भी आपको दिखेगा कि आला उनके इलाके की ज़िंदगी का हिस्सा है। लिहाजा आला जब उसने गाना शुरू किया और उस गाथा को पुतली इतना डूब के गाती थी कि इलाके के बड़े बड़े अलहत भी उसके सामने पानी भरने लगे। पैसा कोठे पे बरस रहा था, लेकिन ज़िंदगी भी करवट ले रही थी। पुतली बाई की शोहरत अब पुलिस वालों के कान में पहुंचने लगी और पुलिस के लोग भी कोठे पर पहुंचने लगे। कुछ पुलिस अधिकारी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगे। हालत ये हो गई कि वहाँ पुलिस वाले ज़्यादा बैठने लगे और आने वाले लोगों को परेशान करने लगे जो वहाँ आया करते थे। लिहाजा धीरे धीरे महफिल में आने वाले आम लोग किनारा करने लगे और पुतली बाई कुछ पुलिस अधिकारियों की निजी महफिलों की जीनत बनकर रह गई। परेशान असगरी ने आगरा को अलविदा कहा और वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने गांव और शहर की तरफ रुख कर लिया। पहले बरबई पहुंची और बरबई से लौटकर मुरैना आ गई। मुरैना में असगरी ने फिर से अपने मकान में एक छोटी महफिल सजा ली। वहीं से वो आसपास के इलाकों में जाकर गाना गाने लगी जो शादी और विवाह में जाया जाता है। इसी आने जाने में पुतली बाई की ज़िंदगी का एक मोड़ भी आ गया जिसकी राह उसको एक नई दुनिया की ओर ले जा रही थी। पुतली बाई की चंबल के किस्सों में पुतली बाई की कहानी यहीं से शुरू होती है। धौलपुर के एक बड़े ज़मींदार के लिए निकली महफिल में वो लोग यहाँ पहुँचे। बेटे की शादी थी। शादी में नाच के लिए पुतली बाई को न्योता आया। एक बड़े आयोजन में पैसे की बड़ी उम्मीद के साथ पुतली बाई अपनी माँ, भाई और साजिंदों को लेकर कमाई की बड़ी आस में धौलपुर के लिए निकली। धौलपुर में महफिल सच गई। नोट बारिश की तरह और शराब पानी की तरह बहने लगी। महफिल पूरी तरह सजी हुई थी। बताने वाले बताते हैं कि रात के 2 बजे अचानक राइफल के फायर हुए। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया और गैस लाइट बंद कर दी गई। तबले और सारंगी की आवाज़ खामोश हो गई। पुतली बाई अभी घुंघरू खोल भी नहीं पाई कि थी। 2 हाथों ने उसको उठा लिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, पुतली को एक घोड़े पर बैठा दिया गया और धौलपुर के सटे बिहड़ों में रास्ते में घोड़े दौड़ पड़े। ये कहानी फ़िल्म की कहानी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानी फ़िल्म में थी और फिल्म में कितना झूठ और कितना सच जोड़ा जाता है वो इसलिए कि कभी घोड़े चंबल में डाकू इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मैं आपको बता चुका। ये कहानी अक्सर लिखी गई लेकिन ये कहानी सच नहीं, कहानी का कुछ हिस्सा है। कहानी लोग कहते हैं कि पुतली बाई प्रोग्राम पूरा करके अपने दल के साथ लौट रही थी। रास्ते में उसको डाकुओं का दल खड़ा मिला। उसका सरगना था उस इलाके का सबसे खूंखार डाकू सुल्ताना गुर्जर। सुल्ताना का खौफ पूरे इलाके में था, लेकिन बाकी बागियों की तरह सुल्ताना ने भी कभी किसी इलाके में किसी औरत पर इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। लिहाजा पुतली ने झिझकने की बजाय सीधा जाकर पूछा, उसको झिड़कते की कोशिश की कि तुम कौन हो। तो पुतली उसका जवाब आया कि तुम्हारा चाहने वाला सुल्तान। पुतली की सुंदरता के किस्से सुन के सुल्तान कहते हैं कि इससे पहले भी सुल्तान आगरा में और अलग अलग जगह पर पुतली बाई के वो देख चुका था गीत। और धौलपुर के उस जो जमींदार के यहाँ भी वो सुंदरा मौजूद था सुल्तान, और उससे पहले ही वो रास्ते पर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन अब उसने पुतली बाई ने सुल्ताना को झिड़कने की कोशिश की, लेकिन सुल्ताना ने एक न सुनी। पुतली की सुंदरता के किस्से सुनकर ही आया सुल्तान पुतली को लेकर निकल गया। बंदूक पुतली के भाई अल्लादीन शायद उसका नाम था, जो मुझे अभी भी याद आता है। बाद में मैंने एक इंटरव्यू भी उससे लिया तो उसके सीने पर उसने बंदूक लगाई और कहा कि या तो ये नहीं या तुम नहीं इसके साथ। लिहाजा पुतली भाई जो अपने भाई को, अकेला भाई उस समय वो था, प्यार करती थी, उसको लेकर वो उसके साथ चंबल के साथ चली गई। और असगरी बाई उस बात को लेकर पुलिस वालों के दर्द पर बार बार गुजरी, लेकिन किसी ने असगरी बाई की कोई बात नहीं सुनी। कोई सुनता भी कैसे? कोई एक नाचने गाने वाली के लिए पुलिस वाले क्यों अपना समय ख़राब करें? लिहाजा उसकी बात ख़त्म हो गई। और उधर पुतली बाई चंबल में सुल्ताना के साथ घूमती रही। सुल्ताना के साथ शुरुआत में ज़रूर पुतली बाई उससे डरी हुई, नाराज़ थी, लेकिन थोड़े दिन बाद पुतली बाई सुल्ताना के साथ रहने लगी। और एक दिन सुल्ताना और पुतली के प्यार का जश्न जो है चंबल के बिहड़ों में बाकायदा मनाया गया। सारी रात आसपास के डाकू गैंग आए, उनको शराब पिलाई गई और पूरा जो एक जश्न का माहौल होता है वो पूरा किया गया। चंबल में अफवाह घोड़ों से भी तेज़ दौड़ती है, भले ही वहाँ घोड़े न दौड़ें। इस बार की अफवाह में तो शराब और शबाब दोनों का किस्सा था। लिहाजा चंबल के गांव-गांव में खबर फैल गई कि बैडनी पुतली बाई बागी सुल्तान सिंह के साथ बागी हो गई।
सुल्तान सिंह लूट कर बड़े बड़े महंगे गिफ्ट पुतली बाई को दिया करता था और पैसों के लिए लूट और डकैती का सिलसिला बढ़ गया। उस एक के बाद एक सुल्तान के गैंग पर केस दर्ज होने लगे और पुतली बाई इसी बीच में उसको घर की याद सताने लगी। उसने जिद करनी शुरू की कि मैं एक बार अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। सुल्तान उसको मना कर चुका, बार बार कह चुका, लेकिन इसी बीच में कहते हैं कि पुतली बाई रात में चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि उसको ऐसे सपने आने लगे। और आखिर में भारी मन से सुल्ताना ने उसको बहुत समझाया कि अब पुतली तुम्हारे लिए बाहर का रास्ता नहीं है। उसने पुतली बाई को, सुल्ताना ने कहा कि एक डाकू की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जिसमें दुनिया का हर आदमी हर रास्ते से मुड़ सकता है, लेकिन इससे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। एक बार आपने चंबल में कदम रख लिया तो इससे बाहर जाने वाले रास्ते आपके लिए बंद हो गए। लेकिन पुतली बाई ने खाना पीना छोड़ दिया तो सुल्ताना टूट गया। उसने पुतली बाई को घर जाने की इजाज़त दे दी। अब पुतली बाई को बाहर तक, बिहड़ के पार तक, एक गांव तक पुतली बाई को सुल्ताना खुद छोड़ने आया और उसने कहा कि पुतली, अब ये दुनिया तुमको अपने बीच में रहने नहीं देगी। लेकिन पुतली को घर बुला रहा था और किस्मत एक और उसको मोड़ दिखाना चाहती थी, लिहाजा पुतली घर पहुंची। चंबल के बीहड़ों से निकली पुतली अपने घर पहुंची। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। माँ को गले लगकर अभी पुतली बैठी ही थी कि दरवाजे पर पुलिस आ खड़ी हुई। पुतली बाई को पुलिस थाने ले आई और किस्सों में दर्ज है कि पुलिस ने थाने में पुतली को घंटों तक टॉर्चर किया, हर तरह की यातना दी। सुल्ताना के गैंग मेंबर्स और पता ठिकाना पूछा, पुतली ने मुंह नहीं खोला। यातना का ये खेल कई दिन तक चलता रहा। रातों में भी उसको थाने में बुलाया गया। 70 साल पहले चंबल के इलाकों में बस 2 ही कानून चलते थे, जंगल में डाकुओं का और शहर में पुलिस का। न डाकुओं के लिए कानून था और न पुलिस वालों के लिए किसी गैर कानूनी कामों के लिए कानून। पुतली बाई को थाने में बुलाना, यातनाएं देना, यहाँ तक कि अफसरों ने अपने घरों में बुलाकर मनमानी भी की। इस तरह की भी कहानियाँ उस समय चली और ये एक रूटीन बन गया। इससे परेशान पुतली बाई को अपनी बीहड़ की ज़िंदगी याद आने लगी। गैंग में उसको सुल्ताना अपनी औरत की तरह रखता था और हालांकि गैंग में नंबर 2 की जो हैसियत थी वो बाबू लुहार, उसकी उस पर बुरी नज़र रहती थी, लेकिन सुल्तान के खौफ से वो कुछ बोल नहीं पाता था। कुछ दिन पुतली के इसी तरह अफसरों की उसमें कटते रहे और एक दिन पुतली बाई को एक बेटी हुई। असगरी बाई बेहद खुश हुई। बेटी का नाम रखा गया तन्नो। सुल्ताना और पुतली बाई की बेटी तन्नो 2 महीने बाद पुतली बाई फिर प्रोग्राम में जाने लगी। एक दिन बरबई के पास के गांव में पहुंची। पुतली ने सुल्ताना को बुलाया और फिर निकल पड़ी बीहड़ की ओर। लेकिन इस बार की पुतली पहली बार की पुतली नहीं थी। पहली बार जिस तरह उसको ज़बरदस्ती लाया गया था और वो सिर्फ शांत थी, इस बार वो खुद दुनिया से नाराज़ होकर लौटी थी। गैंग में काफ़ी खुशी मनाई गई। इस बार वो लूट और कत्ल से ऊबती नहीं थी। कहा जाता है कि उस पुतली को गैंग में काम देने लगे, काम की हिस्सेदारी दी गई और गैंग में जो उसकी पहली जिम्मेदारी थी वो लूट का बंटवारा करने की थी। गैंग की डकैती के बाद जो लूट के बंटवारे की इंचार्ज बनी थी पुतली, लेकिन सुल्ताना उसको पूरी तरह से डकैत बनाना चाहता था। ऐसी डकैत जो हर किस्म का हथियार चलाना जानती हो। ट्रेनिंग दी गई और फिर पुतली को एक दिन गन देकर एक आदमी पर गोली चलाने को कहा गया। शुरुआती हिचक के बाद कहते हैं कि पुतली ने गोली चला दी और जो आदमी मरा था वो पुलिस का एक मुखबिर था। ये पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज हुआ कि पुलिस पे चंबल की कहानियों ने ये दर्ज किया, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि आला जैसे वीरोचित गीत को गाने वाली पुतली बाई के दिमाग में वो गीत चढ़ गए हैं और गीतों में गाई बहादुरी को उसने कुछ ऐसा मान लिया और इसके बाद वो कानून तोड़ने लगी। अब वो चंबल की डाकू बन चुकी है। उसके लिए कानून एक कच्चे धागे से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पुतली बाई लूट और कत्ल के खेल में शामिल हो चुकी थी। कहीं कत्ल और लूट कर गैंग के एक्टिव मेंबर में शामिल हो चुकी पुतली, लेकिन उसको फिर अपनी बेटी की याद सताने लगी। वो चाहती थी एक दिन बेटी से मिलकर वापस लौट आई, लेकिन इस बार सुल्ताना इस बात के लिए कतई तैयार नहीं हुआ। वो सोचा कि जिस दिन गैंग लूट के लिए बाहर के इलाके में जाएगा तब वो सुल्ताना की गैर हाजिरी में अपनी बेटी से मिलकर लौट आएगी। गैंग धौलपुर ज़िले के रजई गांव में टिका हुआ था। गैंग निकलने वाला था कि अचानक गोलियों की बौछार हो गई। पुलिस की एक बड़ी बटालियन ने गैंग को घेर लिया। सुल्ताना चिल्लाया, छिप जाओ पुतली। पुलिस आ चुकी है। फायरिंग हैवी हो रही थी। गैंग ने जल्दी इलाका छोड़कर निकला। बीहड़ों में छुपी पुतली बाहर निकली तो पुलिस की टीम सामने थी। पुतली बाई ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका ख्याल था कि पुलिस उसको सीधे इसमें नहीं फंसाएगी, क्योंकि तब तक उसके खिलाफ उस
केस के अलावा जो भी केस वो किस्सों बाद में दर्ज हुआ था पुलिस की फाइलों में, लेकिन उतना उसकी चर्चा थी तो उसमें सीधे कोई गवाह नहीं था, तो उसको लगा कि शायद पुलिस उसको कुछ दिन जेल में बिताकर अपनी बच्ची के पास भेज दी। पुतली को ताजगंज आगरा ले जाया गया, वहाँ से धौलपुर की जेल, और फिर वो जमानत पर बाहर आ गई। लेकिन पुलिस वालों के लिए अब पुतली एक कठपुतली बन चुकी थी। पुलिस उसको मुरैना भी नहीं भेजना चाहती थी। पुलिस के 2 शर्त रखी कि अगर वो मुरैना जाएगी तो उसकी बहन तारा को धौलपुर रखना होगा और खुद पुलिस को सुल्तान की मुखबरी करनी होगी। पुतली दोनों मोर्चों पर तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने इन मांगों के साथ शाम को उसके घर आकर उसके घर आ धमकते और फिर शाम को महफिल सजाने की बात करते। एक दिन पुतली ने उस अधिकारी को कहा कि वो तैयार है। पुलिस अधिकारी ने खुशी में उसके घर के पार लगा हुआ पहराया हटाया और शाम को शराब पार्टी की शर्त पर रख दी गई। शाम को पुलिस अधिकारी शराब और अपने 2 दोस्तों के साथ पुतली के घर पहुंचता है तो पता चलता है वहाँ कोई नहीं है, पुतली हवा हो चुकी, यानी इस बार पुतली फरार होकर चंबल के निकल पड़ी। पुतली वापस सुल्ताना के पास पहुंची, लेकिन बाबू लुहार ने उसी बीच में सुल्ताना के कान भर दिए थे। उसने कहा कि जो रजई में जो मुठभेड़ हुई उसमें पुलिस ने इसको पुतली को भेजा था, लिहाजा उसी की मुखबरी से वो अटैक हुआ। इसीलिए सुल्ताना ने उसको बाहर भागने के वापस जाने के लिए कहा, लेकिन पुतली भूखी प्यासी रह के गैंग में बनी रही। तब सुल्ताना को लगा, कई दिन गुजरने के बाद आखिर में सुल्ताना का मूड बदल गया और उसने अपने साथ रख लिया। लेकिन पुतली इस बार बदला लेने के लिए तैयार थी और पुतली ने बदला लेने का काम शुरू किया। पुतली का पहला निशाना बने वो पुलिस वाले और उनके परिवार जिन्होंने पुतली के साथ रंगरेलियां ज़बरदस्ती मनाई थी। पुतली घर में डाका डालती, जो भी मिलता उसको मारती और उसकी उंगली काट लेती थी। घर की महिलाओं के कुंडल के लिए वो कान उखाड़ लिया करती थी। अब पुतली बाई की क्रूरता की कहानियाँ चंबल के गारों में गूंजने लगी। यानी पुतली एक ऐसी पहली महिला डकैत के तौर पर स्थापित हो गई जो सिर्फ किसी डकैत की रखेल नहीं या किसी डकैत के इशारे पर नाचने वाली नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार डकैत बन चुकी थी। इसी बीच चंबल में सुल्ताना जितने बड़े गैंग थे उसमें अपने आप को एक बड़ा गैंग बनाना चाहता था, इसीलिए उसी ने कुछ दिन के लिए लाखन को अपने साथ बुलाया। लाखन, नगरा का लाखन, जिसकी कहानी हम आपको पिछले उसमें सुना चुके, चंबल में सबसे खतरनाक डकैतों में गिना जाता था। पुतली ने चंबल में लाखन को देखते ही समझ लिया कि लाखन इस गैंग के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन पुतली की ज़िंदगी फिर से करवट ले रही थी। दोनों गैंग में लोग अलग अलग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, लेकिन लाखन पर सुल्ताना को यकीन था। और जंगल में यकीन किसी पर नहीं होता, जो यकीन करता है वो ज़मीन चला जाता है, उसको ज़मीन नसीब नहीं होती। 25 मई 1955 को थाना नगरा जिला मुरैना के गांव अर्जुनपुर में दोनों गैंग के बीच मतभेद खत्म करने की बातचीत हो रही थी कि पुलिस ने गैंग को घेर लिया। ब्रेन गन और स्टेन गन से लैस पुलिस वालों की फायरिंग से गैंग के पांव उखड़ने लगे। सुल्ताना का सबसे वफादार साथी मातादीन मारा जा चुका था। सुल्ताना ने पुतली को बाबू लुहार को सौंपा और कहा कि इसको सुरक्षित जगह ले जाओ। पुतली एक टीले से उसको छिपा दिया गया। मुठभेड़ देख रही, तभी उसने देखा कि लाखन ने कल्ला डकैत को इशारा किया और कल्ला ने पुलिस फायरिंग कर रहे सुल्ताना पर पीछे से राइफल दाग दी। सुल्ताना मारा गया और इसके साथ ही पुतली की ज़िंदगी का एक हिस्सा फिर पूरा हुआ, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी अब फिर से राख के ढेर में बदल रही थी। मुठभेड़ के बाद मरे हुए डाकुओं में पुलिस को सुल्ताना और मातादीन की लाश मिली। पुलिस ने दावा किया कि ये गोली पुलिस की गोली से सुल्ताना मारा गया, लेकिन कहा जाता है, और उसको टीसी बहादुरी ने अपनी किताब में लिखा, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें उसने कहा कि पुतली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा और कहा कि सुल्ताना को पुलिस की गोलियों नहीं, गैंग की गोलियों ने मारा है। हालांकि पुलिस ने इस बात का खंडन किया, लेकिन अब पुतली की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी, बिना डोर की पतंग की तरह, जिसको जो चाहे लौट ले। सुल्ताना की मरने की खबर अभी पूरी भी नहीं हुई थी। बाबू लुहार गैंग का मुखिया बना और उसने पुतली बाई के साथ सबके सामने बलात्कार किया और अपने अपमान का बदला लेने की घोषणा की, जो लगातार पुतली उसका सुल्ताना के सामने किया करती थी। बाबू लुहार के साथ दूसरे नंबर का जो सरदार था पहाड़ा, उसने भी पुतली के साथ बलात्कार किया और कई बार ये पुतली के साथ होने लगा। पुतली बेबस अपने वक्त का इंतजार करने लगी और ये मौका ज़्यादा दूर नहीं रहा। 4 महीने के बीच ही, जब ये पहली मुठभेड़ 55 में हुई और 1955 में ही मई के 4 महीने बाद मुरैना के एक दूसरे इलाके में खान की भुइया में पुलिस के साथ गैंग की मुठभेड़ हुई। चारों ओर से गोलियों की आवाज़ ही आवाज़ थी। गांव मीरकपुर के रास्ते से निकलकर गैंग भागना चाहता था कि पुतली ने दिमाग लगाया और बाबू से कहा कि उस तरफ टीले देखिए, पुलिस के लोग उस तरफ खड़े हैं, शायद तुम उस तरफ देखो। जैसे ही बाबू उधर मुड़ा, पुतली ने इधर से राइफल से गोली चला दी और बाबू ढेर हो गया।
पुतली का पहला बदला पूरा हुआ। पुतली की इस मुठभेड़ पर भी पुलिस ने अपना दावा जताया, तो फिर से एक खत पुतली ने देश के प्रधानमंत्री को लिखा। खबरों की सुर्खियों में ये विवाद रहे। उस वक्त ये विवाद बाकायदा अखबारों में छपे, इनके बारे में पूरी कहानियाँ बनी। लेकिन इसके बाद पहाड़ा डर चुका था और उसने पुतली के साथ समझौता कर लिया, उसके साथ रहने लगा। इन दोनों से एक बच्चा हुआ जिसका नाम सुरेंद्र रखा गया। लेकिन पहाड़ा का साथ भी ज़्यादा दिन नहीं चला। एक दिन पुलिस की गोलियों से पहाड़ा की मुठभेड़ की हुई। पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पहाड़ा की ज़िंदगी की गिनती भी पूरी हो गई। अब कल्ला पुतली के साथ जो सरदार बना पुतली के साथ, और उसने कल्ला ने कहा कि इस बार पुतली ने कहा कि गैंग की सरदार पुतली है, क्योंकि पुतली कल्ला वफादार था सुल्ताना का और पुतली बाई को भी इज्जत की निगाह उसी वक्त से देखता था। इसके बाद कल्ला पुतली बाई के साथ मिलकर सरदार बन गया। कल्ला ने कहा कि पुतली चाहे तो वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकती है, लेकिन पुतली बाई जानती थी कि अब चंबल से उसके कदम शमशान के लिए ही निकलेंगे। इसी कश्म में कहते हैं पुतली बाई ने फिर एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखी। नवंबर 1956 में इस चिट्ठी में एक औरत की चंबल की ज़िंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि क्या कानून पुतली को माफ़ करेगा अगर वो लौटना चाहे तो। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया और पुतली उधर चंबल की रानी बनती रही। इस बार गैंग कल्ला पुतली का गैंग था। चंबल को इस गैंग ने थर्रा दिया और पुलिस के रिकॉर्डों में पुतली का नाम गैंग के सरदार के तौर पर दर्ज होने लगा। बाकायदा मैंने आपको जितनी FIRs दिखाई हैं, जितनी रजिस्ट्री दिखाई हैं, उसमें सबसे मोटी ये 4 जो गैंग सीट्स है, ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये हिस्ट्री शीट पुतली बाई के गैंग की है। ये सबसी है। डकैत गैंग लीडर पुतली बाई, यानी कल्ला के साथ होते हुए पुतली बाई अब गैंग के लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश होने लगी। और पुलिस सीधा जो है कहते हैं कि इसी बीच में पुतली बाई की मुठभेड़ भिंड जिले के गौरमी में पुलिस के साथ हो गई। पुलिस के लोगों ने देखा पुतली अपने बेटे को गोद में लेकर पुलिस वालों पर सीधे राइफल से गोलियां चला रही थी। इसी बीच पुलिस की एक गोली ने पुतली का एक जिस्म खोज लिया और वो गोली पुतली बाई को लग गई। गोली कंधे के आर पार हो गई। कल्ला ने पुतली को उठाया और सीधे उस मुठभेड़ स्थल से दौड़ लगा दी। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई क्योंकि जो कल्ला का गैंग था पूरी तरह से उन दोनों को बचाने में लगा रहा। 1-2 मुठभेड़ में मारे गए डाकू, लेकिन पुलिस बाकी किसी को पकड़ नहीं पाई। पुलिस 2 महीने तक चंबल में खून के निशान के सहारे पुतली की लाश खोजती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि गैंग खितौली में रुका हुआ। 4 प्लाटूनों ने गांव घेर लिया। गांव की तलाशी शुरू हुई। मैं उस गांव में गया। मैंने उस घर को देखा कि जैसे ही 2 घरों की तलाशी हुई, तीसरे घर में जैसे ही पुलिस पहुंची तो एक गोली पुलिस ऑफिसर का, जो सामने प्लाटून का ऑफिसर था, वो जैसे ही अंदर घुसा तो गोली सीधी उसका सीना चीर गई। मरने से पहले पुलिस अधिकारी ने जब बताया कि उसको पुतली ने गोली मारी और उसका एक हाथ कट चुका है। दाएं हाथ से गोली चला रही थी पुतली और बायां हाथ अब उसका कट चुका है। गैंग साफ बच निकला, लेकिन यकीन किसी को नहीं आया कि एक औरत पुलिस पर सिर्फ एक हाथ से कोई गोली चला रही हो, वो किस तरह उसको लोड करेगी और किस तरह करेगी। इसीलिए इस बात को माना नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से कनारीपुरा के गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई पुतली के गैंग की, और दोपहर में गैंग के खाना खाते वक्त पुलिस ने धावा बोला था। वहाँ से गैंग बच भी निकला, लेकिन मौके से पुतली की लिपस्टिक पुलिस को मिली और भागती हुई पुतली को कई पुलिस अधिकारियों ने देखा कि उसका एक हाथ गायब है। बाद में पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला, ये जांच की गई। पुलिस के तमाम अधिकारियों ने इसको जांच करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या, तो पता चला कि घायल पुतली को ग्वालियर ले जाया गया था और 20,000 रुपया देकर वहाँ के एक नामी सर्जन ने पुतली का एक हाथ काटकर उसको ठीक किया था। पुतली की बाह कटी तो जैसे उसके अंदर की औरत भी मर गई, बचा कुचा दर्द गायब हो गया। पुतली ने कत्लो गारत शुरू कर दी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर 1957 में 2 ही डकैतियों ने कल्ला पुतली के गैंग ने 75,000 रुपये की रकम लूटी। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जिले के गैंग के आतंक से कांप उठे। उधर लाखन गैंग भी इलाके में लूट और कत्ल कर रहा था, तो इधर इस तरफ से सरकार ने फैसला किया हुआ था कि पहले लाखन का सफाया और फिर पुतली का। लेकिन लाखन बहुत किस्मत वाला तेज़ था, उसको कई बार किस्मत मौत के मुंह से बचा के लाई। इसी वक्त की अपनी कहानी होती है। इसी तरह पुतली की उम्र अब तक 27 साल हो चुकी थी।
ये उम्र भले ही कम हो, लेकिन इतने मोड़ों से बहती हुई पुतली की कहानी का आखिरी पन्ना भी अब लिखा जाने लगा। 23 जनवरी 1958 को पुलिस को सूचना मिलती है कि लाखन गैंग मुरैना के कौंथर गांव में पहुंचा हुआ है। एक बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। गैंग के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस की घेराबंदी पूरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए क्वारी नदी के दूसरे किनारे के गांव में भी प्लाटून तैयार कर दी गई। ये गांव थे अरूसी, सिहोनिया, लेपा, सांगोली, तरसमा और जो 2 गांव बाकी के थे, उन सभी गांवों में हथियारबंद पुलिस मौजूद थी। पुलिस इंतजार कर रही थी और लग रहा था कि एक एक पल जैसे कि अब आया, अब आया और अब आया। तभी पुलिस को तरसमा के इलाके से 1 दर्जन लोग आते दिखाई दिए। एक प्लाटून उस तरफ भेजी गई, लेकिन गैंग की तरफ से एकदम फायर शुरू हो गया और पुलिस तब चौंक गई, क्योंकि इतने लंबे दशकों के लंबे डाकू जीवन ने लाखन ने कभी भी पुलिस पर सीधा सामना नहीं किया और उस पर पहली तरफ से फायर नहीं किया। लेकिन ये दूसरी बात थी। अचानक टीम लीडर कैलाश सिंह के कानों में किसी की आवाज़ आई, पुतली। अरे ये तो पुतली की गैंग है। और कैलाश सिंह ने समय नहीं गंवाया, चारों ओर से इस गैंग को घेरना शुरू कर दिया। कल्ला ने मौके की नजाकत देखी, गैंग को 2 हिस्सों में बांटा। 5 आदमियों के साथ वो एक और बढ़ गया और गैंग के 10 निशानेबाज को लेकर पुतली के साथ उसको क्वारी नदी की तरफ कहा। पुतली और क्वारी नदी के बीच में एक चने का खेत था। पुतली को लगा कि खेत से होते ही यदि वो नदी पार कर लेती है तो फिर उसके बाद वो बीहड़ों के अंदर घुस जाएगी और पुलिस की गोलियों से दूर निकल चुकी होगी। लेकिन किस्मत शायद अपना फैसला लिख चुकी थी। गैंग के सारे निशानेबाज 10 जो बदमाश थे, जो उसके बोल थे, एक एक करके सब मारे जाने लगे और पुलिस अकेली पुतली खेत में इधर से उधर भाग रही थी। गोलियों के बीच में पुतली ने जितने उसकी जेब में नोट थे पड़े हुए उड़ाने शुरू कर दिए कि शायद पुलिस उनको ले, और पानी में उतरते हुए उसने अपनी जैकेट और पैंट भी उतार कर फेंक दी। लेकिन एक हाथ से नदी को चीरती हुई दूसरे किनारे पर जाना चाहती थी, लेकिन उसको दिख गया कि यह दिन आखिरी दिन है और आज की महफिल मौत की महफिल है, क्योंकि दूसरी तरफ भी उसका इंतज़ार कर रही प्लाटून ने फायर ओपन कर दिए थे। पुतली की ज़िंदगी की डोर टूट गई और कहते हैं कि पुलिस उसको लाशों को, तमाम उन 11 लाशों को ट्रैक्टर से बांध के बरबई से मुरैना तक खींचते हुए लाई थी। बैंडिट क्वीन की उस लाशों को मुरैना शहर ले आया। भारी भीड़ देखने आई इस लाश को। पुलिस पुतली बाई की आखिरी इस तस्वीर को देखने पहुंची थी। पुतली बाई की बेटी तन्ना अपनी नानी के यहाँ थी और उसके बाद की कहानी तन्ना की कहानी भी है, लेकिन इसी के साथ पुतली बाई की ज़िंदगी की कहानी पूरी हो जाती है। मैं जो आपसे बात कर रहा था बहुत सारी चीज़ें, ये वो कहानी है जो पुतली बाई की चार्जशीट गैंग सीट है। ये गैंग लीडर पुतली बाई, ये आपको दिखाई देगा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये पुतली बाई का है। 23/1/1958 का है। इसमें उसने उसके पूरे गैंग, इसमें उसने लिखा कि when the incensed Putli was obliged to remain with Sultan Dakat about 6 months. One day when she went out for the village on her professional contract in the territory of erstwhile of Dholpur state, she was caught hold of and kidnapped by the notorious Sultan Dakat of Sukhan PC गोरमी डिस्ट्रिक्ट भिंड इन द ईयर 1955। चूँकि इसका अभी इसके कॉपी के वक्त बहुत सारे हैं, इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया जो मैंने सुनाया, वो अलग थी। सुल्ताना बहुत ही ज़्यादा फेमस था और ये पूरी कहानी तब तक की है जब तक कि सुल्ताना के एनकाउंटर के बाद पुतली ने गैंग की कमान संभाल ली थी। इसके बाद की कहानियाँ उसके हर एक डकैती की कहानियाँ हैं जो वो लगातार डकैती करती थी। उनका बाकायदा DIG NR गोयल, सोबित सिंह, DSP भिंड, आगरा, हर एक चीज़ों का उसकी लिखा हुआ है कि किस तरह से उसने लूटों को अंजाम दिया और वो खुद आगे बढ़कर ये किया करती थी लूट। देखने में आया कि मैसेज दोनों तरफ से सेट नियर जाकर एजेंसीज को अलग अलग भेजी जाती है और उस रात पुतली बाई अपने गैंग के साथ फायरिंग कर रही थी। ये सब चीज़ें एक के बाद एक हैं। खैर मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ और पुतली बाई की सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि समय अभी पूरा हो रहा है। कुछ ज़रूर आपके सामने जो शेयर करना चाहूँगा कि पुतली बाई के लिए उन्होंने क्या लिखा है। ये 2-3 बार पुतली बाई को प्रदर्शन कराया गया, हज़ारों की तादाद में लोग देखने आए और पुतली बाई की लाश को अंतिम संस्कार के लिए कहा कि उसने मांगा लेकिन नहीं मानी। पुतली मर गई। कल्ला के 5 साथी बचे थे। उसने गैंग चलाया और 2 महीने में आतंक फैला दिया कि वह पुतली को नहीं बचा पाया। जब पुतली मरी तो उसकी उम्र उसमें 27 साल है उस किताब के मुताबिक, लेकिन इसमें 29 साल है। पुतली असगरी कुछ दिन मुरैना में रही।
तन्नो ने अपनी नानी का पेशा अपना लिया, बाद में वो मुंबई चली गई और इसी तरह से पहले रूपा लाखन को मारने जा रहा था, तब वो पुलिस की गिरफ्त में आके मारा गया। और जब पुलिस लाखन को मारने जा रही थी तब पुतली उस वक्त के आकर मारी गई। खैर ये 2 लेटर भी हैं जिनका जिक्र इसमें किताब में है। मैं आपको एक और बुक्स दिखाना चाहता हूँ इस किस्म को खत्म करने से पहले कि जो बैंडिट क्वीन को लेकर उन्होंने लिखा पूरी किताब में तरुण कुमार भादुड़ी की मैं किताब का अक्सर जिक्र करता हूँ। और इस एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता था कि पुतली बाई का वो फ़ोटो जिसमें वो उन लोगों को, लाशों को जिनके उसको मुरैना शहर में प्रदर्शन के लिए रखा गया था, गले में उसके बांधा हुआ ये था। ये पुतली बाई का ये फ़ोटो है, ये आप देखना चाहें तो ये पुतली बाई की लाशें हैं और ये उसमें उसका चेहरा है, पुतली बाई का चेहरा, ये पुतली बाई है। ये जब उसका इनकाउंटर हुआ, ये पुतली बाई है, ये रूपा पंडित है, ये माबू मान सिंह है और ये अलग अलग डाकू हैं जिनको हम लोगों ने, जिनके किस्से मैं आपको सुना रहा था। सुल्तान सिंह जो है ये आपको दिखेगा, ये सुल्तान सिंह है जिसके साथ कहानी है। और किस तरह के किस्सों में क्या क्या बातें होती हैं मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ें इसलिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो आप कभी अगर इन पर किसी से जिक्र करें तो कोई आपको ये ना कह सके कि ये किस्से झूठे हैं या इसी तरह सुनाए गए हैं। अब मैं आपको एक किताब जो इसके नाम पर आप खरीद सकते हैं, ये बिकी भी इसी तरह नाम पर है, O.N. श्रीवास्तव ने लिखी है, द लाइफ एंड टाइम ऑफ डकैत क्वीन पुतली बाई एंड अदर स्टोरीज़। इस किताब की कहानी में पुतली बाई started her life of crime when Dakat Sultan Singh, whom she adored and whom she subsequently married. When Sultan Singh met his end at the hands of Freddie Young, the then SP Gwalior, Putli was left with no option but to join Dau Man Singh. Dau, however, was uncomfortable with women in his game. यानी ये पूरी कहानी अगर फ्रेडी यंग का जो मारा गया, जो पकड़ा गया वो था, वो सुल्ताना डाकू, वो बिजनौर में और 1920 में पकड़ा गया था, उसको 1924 में फांसी हो गई थी। पुतली की कहानी तो शुरू ही उसके बाद होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको किताबों में मिलेंगी जो फैक्ट से बहुत दूर और सुने हुए किस्सों पर होंगी। एक और थोड़ा सा समय मैं लूँगा, जिनको सुनना है वो सुन रहे होंगे, बाकी जिनको निकलना होगा मुझे लगता है कि वो जाएंगे। लेकिन चूँकि एक ही बार ये किताब आपको शायद अब नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें तन्नो की एक छोटी सी कहानी, जो तन्नो से इंटरव्यू लिया गया बाद में, चूँकि कहते हैं कि तन्नो वहाँ चली गई थी कोलकाता में, फिर बाद में उसका एक बेटा भी है जो मटका का काम चला रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, हालांकि मैंने पुतली बाई के परिवार वालों से जब मुलाकात की, उसके भाई अभी भी मुरैना के उस इलाके में रहते हैं, उनके भतीजे भांजे वहाँ रहते हैं। वो बात करने में बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो कोशिश करते हैं कुछ जानकारियाँ देने की। हालांकि उन्होंने पता कभी नहीं बताया कि वो तन्नो फिर कोलकाता में कहाँ रही। वो बम्बई गई, उसने अपना नाच गाने का धंधा किया, फिर वहाँ से वो शादी करके कोलकाता चली गई थी, जो आखिरी जानकारी थी। लेकिन खून इसमें ये कहानी उन्होंने लिखी कि ये डॉक्टर बनना चाहती थी, दस्यु सुंदरी पुतली बाई की बेटी। उसके साथ इंटरव्यू के बाद ये एक लंबी कहानी लिखी गई है। जगमोहन तमन्ना जी जो एक बड़े अच्छे राइटर उस समय डाकुओं के थे और वहाँ रहते हैं, आज भी मुरैना में वो रहते हैं। अब उनकी उम्र, शायद तबीयत उनकी ख़राब थी जब मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई। लेकिन उन्होंने इस कहानी को, मनमोहन कुमार तमन्ना ने जो लिखा, उन्होंने कहा कि खून फिर भी खून है, गिरता है तो जम जाता है। आंसुओं की तरह खून भी कई प्रकार का होता है। खुशी, गम, उदासियों की अनुमति एक दूसरे से भिन्न है। अच्छा खून, गंदा खून, गर्म खून, ठंडा खून एक सा होकर भी एक दूसरे से अलग होता है। सौभाग्य की चौखट पर यदि किसी के दामन में किसी अजनबी, किसी निर्दोष के रक्त के दाग लग जाएं तो वक्त के मजबूत हाथ और खून के आंसू भी उन धब्बों को नहीं मिटा पाते। जब मैं कभी कल्पनाओं के झरोकों से देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप दस्यु सुंदरी पुतली और डाकू सुल्ताना ने लोगों के सीने में गोलियां मारकर जो लहू बहाया था, आज भी मेरी कल्पनाओं में वे तमाम मुर्दे मेरे आंचल पर पांव रखे एक दूसरे कंधे पर खड़े हैं। यह कतार धरती से आकाश तक कुतुब मीनार सी ऊंची है। नग्न शवों की सीधी खड़ी ऊंचाई में औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी हैं। सभी के शरीर से लहू चू रहा है, वो लहू जो सबसे नीचे खड़े शव के रक्त से मिलता है और उनके पाँव से धीमे धीमे मेरे आंचल पर टप टप गिरता है। ये सब अलग अलग धर्म और जातियों के हैं। ये सब मेरे माँ बाप के सताए हुए हैं। इसी से एक दूसरे का बोझ नहीं अखरता, क्योंकि सब एक जैसे दर्द के मारे हैं।
नशे के क्षणों में जैसे लोग भूल जाते हैं जात पात, वैसे ही रूहें एक सीधी रेखा में चलकर समस्त भेदभाव भूलकर एक हो गई हों। मैं कई बार उठती हूँ, दूसरी लड़कियों की तरह के माता पिता विरासत में जायदाद या आशीर्वाद छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे लिए अनगिनत दागों की पूंजी छोड़ के गए हैं, जिन्हें मेरे निर्दोष आगू कभी नहीं धोएंगे आंसू, क्योंकि गुनाहों के धब्बे बहुत से हैं और मेरे आंसू कम हैं। तन्नो बस इतना ही कह पाई थी कि तभी बच्चू आ गया। बच्चू सेठ के पास 35 साल पहले काफ़ी पैसा था। दस्यु सुंदरी पुतली की माँ असगरी बाई की जादू भरी आवाज़ धीरे धीरे बच्चू सेठ के कानों में उतरती गई और बच्चू का रुपया बाई के घर में बस गया। अंत वही हुआ जो प्राय होता है, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा और पुतली का जन्म। तब से आज तक पुतली परिवार के साथ रहता रहा। बच्चू अपने को पुतली का पिता बताता है। असगरी को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। 7 मई 1966 को पुतली की माँ असगरी बाई और 10 जुलाई 1966 को पुतली की बहन ताराबाई की मौत हो गई थी। ये कहानी बहुत दर्द भरी कहानी है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बनी। उसने कहा आपको इन्हें डॉक्टर बनाना था, इन सब का क्या हुआ? लेखक ने जब पूछा, बच्चू ने बीड़ी जलाई। उसने कहा कि चुपचाप सोचता रहा और उसने पूछा, फिर दोबारा लेखक ने पूछा कि आपने बताया नहीं, इन्हें डॉक्टर के रूप में देखकर आपको क्या खुशी ना होती? उसने कहा कैसे हो सकती थी? कहकर बच्चू ने अपनी पीठ नंगी कर दी, फिर कपड़े ठीक कर कर बोला, गुजरे ज़माने के निशान क्यों मिले, किसने दिए, आपने क्या छिपाया? इतनी हड्डी तुड़वाई है कि ज़िंदा कैसे रह गया, ये सोचकर हैरत होती है। सर्दियों में ज़रा सी भी हवा चले तो नस नस दुखने लगता है। और उन सब आँखों ने सब देखा। डॉक्टर बनती तो डाकू बन जाती। हम लोग दूध के जले हैं, हमको छाछ की सोचने में भी परवाह लगती है। ये कहानी तन्नो की बेहद दर्द भरी कहानी है जो उसने अपने इंटरव्यू में उस राइटर को बताई थी। खैर, मैं पुतली बाई की कहानी आपको सुना रहा था। इस बार मैंने कोशिश की कि किताबों से अलग आपको उस किस्से को सुनाऊं जिसको मैंने इसी अंदाज में लिखा था। हालांकि उस दौरान मैंने कई पुलिस ऑफिसर्स से भी बात की थी, जिसमें आरपी तिवारी सर थे जो डीएसपी उस समय थे, उनकी कहानियों में भी, और फिर डाकू मलखान सिंह से भी। जिन तमाम लोगों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि चंबल में सिर्फ एक ही महिला डकैत हुई और वो थी पुतली बाई। इसके बाद की डकैतों को उन्होंने नहीं माना। यहाँ तक कि फूलन देवी के बारे में भी उनका कहना ये था कि वो खुद से गोलियाँ चलाती नहीं थी, ये सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है, जो मीडिया ने उसको इतना बड़ा डाकू बनाया, क्योंकि इस समय तक मीडिया इतना बड़ा हो गया था। लेकिन पुतली बाई अपने एक हाथ से गन को लोड भी करती थी और सीधा फायरिंग करती थी। महज 27 साल की इस पूरी ज़िंदगी को आपने जैसे सुना होगा, लगता है जैसे एक पूरी लंबी कहानी थी। तो चंबल के किस्से में आज इतना ही, फिर हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।